गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के में भारत के पड़ोसी राज्यों और उनके बारे में विस्तार से पढ़ा था। अब हम यहाँ आगे पढ़ेंगे। तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का है, जो विश्व के स्थलीय भाग का मात्र 2.4% है। यानी पूरे विश्व को अगर हम विश्व के क्षेत्रफल को 100 मान लें तो भारत का हिस्सा मात्र 2.4% ही आता है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है। इसके बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। भारत से बड़े और देश हैं। जहां तक हम भारत के आकार की बात करें तो भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग, देखिए जैसे पूरे विश्व में पहाड़, पठार, मैदान, मरुस्थल ये सब कुछ पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से भारत में भी इसी प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे भारत में पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं। हमारे यहाँ हिमालय है, अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, ये सारे के सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं। ठीक है, पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र है। भारत में ऊंचे पर्वत हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। जैसे पूरी दुनिया में नदियों के मैदानी क्षेत्र हैं, उपजाऊ मैदानी क्षेत्र हैं, ऐसे भारत में भी गंगा नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, इन सब नदियों के बड़े बड़े मैदान हैं और ये दुनिया की बड़ी नदियों में से एक ये भी शामिल है। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ी हैं। यानी भारत के उत्तर हिमालय वाले क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर पूर्व के भारत के राज्यों में जैसे पूरे के पूरे पहाड़ पेड़ों से ढके हुए हैं, ठीक इसी प्रकार से दक्षिण भारत में हम बात करें, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये भी पहाड़ों से ढके हुए हैं। यहाँ के पहाड़ पेड़ों से ढके हुए हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियां, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियां तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहत भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोध की भूमिका निभाता रहा है। खैबर, बोलन, शिपकीला, नाथुला तथा बॉमडीला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। देखिए, सवाल उठता है कि पहाड़ी दर्रे किसे कहते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, दो पहाड़ों के बीच में, जैसे मान लीजिए ये एक पहाड़ है, दूसरा ये एक पहाड़ है, इन पहाड़ों के बीच में जो ये वाला हिस्सा है, ये जो दर्रा ये है, ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है, इसको अपन पहाड़ी दर्रा कहते हैं। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता प्रदान की है। देखिए, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, उसमें हिमालय का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, महाद्वीप किसे कहते हैं? पृथ्वी का वो बड़ा भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसे महाद्वीप कहते हैं। उपमहाद्वीप या प्रायद्वीप जिस स्थलखंड का, कोई भी स्थलखंड जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, तो बिल्कुल हमारे एक तरफ अरब सागर है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर, तीन तरफ से हम घिर गए। अब हिमालय हमको बाकी एशिया से अलग करता है, तो इसलिए भारत की अपनी एक अलग जलवायु है, अलग सांस्कृतिक पहचान है, सब कुछ अलग है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए आप इसे उन भौतिक विविधताओं का भी वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में पड़ेगी। तो देखिए, अगर हम बात करें, जैसे ही हम जम्मू कश्मीर से चलेंगे तो जम्मू कश्मीर हुआ, हिमाचल हुआ, पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। उससे जैसे ही अपन नीचे आएंगे तो पंजाब, हरियाणा, ये सारा का सारा नदियों द्वारा उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है। उससे नीचे आएंगे तो राजस्थान, गुजरात मरुस्थल का क्षेत्र है, मरुस्थल और पहाड़ी क्षेत्र है। उससे और नीचे आएंगे तो अपन महाराष्ट्र समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है, मध्य प्रदेश पठारी क्षेत्र है। नीचे आते आते लास्ट में हम जब पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि समुद्र से घिरा हुआ पूरा का पूरा क्षेत्र है, पर्वतीय मतलब पठारी क्षेत्र का हिस्सा है। ऐसे ही हम जब राजस्थान से चलेंगे तो राजस्थान मरुस्थल है, मध्य प्रदेश में आएंगे
तो ये पठारी प्रदेश का हिस्सा है। फिर उससे आगे चलेंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये वाला क्षेत्र। इस तरीके से आप देखेंगे तो भारत में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह की जलवायु, अलग अलग तरह की विविधता पाई जाएगी। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीपों सहित कुल मिलाकर 7,517 किलोमीटर विस्तृत है। देखिए, भारत का अगर अपन मुख्य भूभाग की बात करें भारत की, तो मुख्य भूभाग की जो तटवर्ती सीमा है वो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के द्वीपों की भी तटवर्ती सीमा को जोड़ दें तो ये 7,517 किलोमीटर हो जाती है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिसे यहां विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। अब हम आगे बात करें तो भारत और उसके पड़ोसी, जैसा कि कल मैंने आपको मानचित्र में भी समझाने का प्रयास किया था, तो इसमें अपन देखें तो भारत और उसके पड़ोसी, तो भारत की स्थिति मानचित्र में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। अब देखिए, सही मायने में क्या है, वो हिंद महासागर ही है। जब हिंद महासागर के बीच में भारत आ गया तो क्या हुआ, उसका एक भाग अरब सागर कहलाया और दूसरा भाग बंगाल की खाड़ी कहलाया। प्रायद्वीपीय भारत की सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व राजमार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। मानचित्रों को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनाए तो मैंने आप लोगों को बताया था। तो भारत के पड़ोसी देश अपन पूरब से शुरू करते हैं। सबसे पहले बर्मा या म्यांमार, फिर भूटान, फिर नेपाल, फिर चीन, फिर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, अच्छा हम तिब्बत और भूल गए बीच में। फिर दक्षिण भारत में आ जाएं तो दक्षिण भारत में हमारा श्रीलंका। तो श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतःक्रिया करने में बाधक है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास परिवहन के द्रुतगामी यानी तेजी से चलने वाले परिवहन के साधन उपलब्ध हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनुष्य को बड़ी जल्दी से और बहुत कम समय में पहुंचा देते हैं। हमने किस प्रकार भौतिक दूरियां द्वारा पैदा किए गए यात्रा के घर्षण को तटस्थ किया? मैंने बताया ना आपको कि हमने परिवहन के बेहतर साधनों का विकास किया है जिनसे कि दूसरे क्षेत्रों में हम बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। आप इस किताब के मतलब सबसे पहले तो आप मार्केट से ये बुक परचेज करें, फिर इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, और जो भी आपको नहीं मिल रहे हैं उनको आप पूछ सकते हैं। हमें इन क्वेश्चनों को करना, इसके क्वेश्चन आंसर भी करने फर्स्ट चैप्टर में आप जब क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चनों के जवाब आपको किताब में ना मिलकर आप जब इस पार्ट को पढ़ेंगे और आपको जो समझ में आएगा ना, आप मन से उन क्वेश्चनों के आंसर लिख पाएंगे। तो इसलिए आपको उन सबको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो नहीं मिल रहे हैं उनको आप एक बार बताइए, आप पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चनों के आंसर बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आप नक्शे में समझेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा, और उसी के आधार पर आप उन क्वेश्चनों के आंसर लिख पाएंगे। आपको नक्शे दोनों देखने पड़ेंगे, भारत का भी और जो यहाँ एशिया का और विश्व का नक्शा दे रखा है, इसके द्वारा भी आप क्वेश्चनों के आंसरों को सॉल्व कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को आपको बड़ी ईमानदारी के साथ अच्छे तरीके से करना है।
और जो आपको समझ में नहीं आया उसके बारे में आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।